हाय, वेलकम बैक। आज हम कर रहे हैं स्टील का पार्ट 6। क्वेश्चन 76 में पूछा है कि इक्विवेलेंट एक्सियल लोड जो होगा वो कौन सा लोड होगा। तो बेसिकली क्या होता है, कोई एसेंट्रिक लोड होता है, उस लोड के कारण एक्सियल स्ट्रेसेस भी आएंगे, बेंडिंग स्ट्रेसेस भी आएंगे। उस एसेंट्रिक लोड को हम एक इक्विवेलेंट एक्सियल लोड में कन्वर्ट करते हैं। कंडीशन कन्वर्ट करने की ये होती है कि जो मैक्सिमम स्ट्रेस फाइबर है वहां पे जो स्ट्रेस एसेंट्रिक लोडिंग वाले केस में है और इक्विवेलेंट एक्सियल लोडिंग वाले केस में है वो दोनों सेम होंगे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि मैक्सिमम स्ट्रेस जो प्रोड्यूस कर रहा है एसेंट्रिक लोड, जो कि सम होगा बेंडिंग स्ट्रेस और एक्सियल स्ट्रेस का, कंप्रेसिव स्ट्रेस का, वो इक्विवेलेंट होगा इक्विवेलेंट एक्सियल लोड के कारण जो स्ट्रेसेस आ रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 में पूछा गया है कि इक्विवेलेंट एक्सियल लोड होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन 76 में डिस्कस किया कि इक्विवेलेंट एक्सियल लोड वो लोड होता है जो स्ट्रेसेस जो प्रोड्यूस करेगा वो इक्वल होंगे एसेंट्रिक लोड जो स्ट्रेसेस प्रोड्यूस कर रहा है एक्सट्रीमली स्ट्रेस्ड फाइबर पे। तो अगर एक्सियल लोड लग रहा है पी इक्विवेलेंट, इसको हम ए से डिवाइड करें तो इसके स्ट्रेसेस आ गए, ये स्ट्रेसेस इक्वल होंगे जो एसेंट्रिक वाला लोड है उसके स्ट्रेसेस हैं। एसेंट्रिक लोड को यहाँ पी ई से डिनोट किया गया है, तो पी ई अपॉन ए, ये तो कंप्रेसिव स्ट्रेस आ गए कंप्रेशन के डायरेक्ट कंप्रेशन के कारण, प्लस यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेसेस भी आएंगे जो होगा पीई, पी सबस्क्रिप्ट ई तो डिनोट कर रहा है लोड को, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ई एसेंट्रिसिटी से, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे जेड से, और ये पी इक्विवेलेंट यहाँ पे हो जाएगा पीई, ए को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इधर तो पीई डॉट ई अपॉन जेड इंटू ए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा क्योंकि ये बेस्ट मैच कर रहा है। और दूसरा यहाँ पे करेक्शन है, ये ई एक्स सबस्क्रिप्ट में नहीं आएगा, ये ई एक्स यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई में, और जेड के भी सबस्क्रिप्ट में ई एक्स नहीं आएगा, ई जेड नहीं आएगा, ये ई एक्स है वो एसेंट्रिसिटी है और जेड है वो सेक्शन मॉड्यूलस है यहाँ पे। तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 भी सेम फॉर्मूले पे है, बट यहाँ पे बेंडिंग है वो बाइएक्सियल बेंडिंग है, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में बेंडिंग हो रही है, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में भी बेंडिंग हो रही है, प्लस यहाँ पे एक एक्सियल लोड डब्ल्यू जो है ये एक्स्ट्रा लग रहा है। तो अगेन यहाँ पे हम वैसे स्ट्रेसेस इक्वेट करेंगे, पी इक्विवेलेंट अपॉन ए इज इक्वल टू पीई अपॉन ए, एसेंट्रिक लोड के कारण टोटल स्ट्रेसेस निकालेंगे, प्लस यहाँ पे डब्ल्यू के कारण भी हमें स्ट्रेसेस कंसिडर करने होंगे, प्लस P इंटू ई। अब बेंडिंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों के अबाउट हो रही है तो दोनों के अबाउट हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो अगर हम एक्स एक्सिस के अबाउट एसेंट्रिसिटी कंसीडर कर रहे हैं तो नीचे आ जाएगा जेड एक्स एक्स प्लस पी डॉट ई वाई जेड वाई 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 डैश एक्सिस के अबाउट ये सेक्शन मॉड्यूलस होगा, प्लस डब्ल्यू। इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, पी इक्विवेलेंट यहाँ पे इक्वल हो जाएगा, ए को हम मल्टीप्लाई कर देंगे थ्रू आउट तो पीई यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पी डॉट ई एक्स इंटू ए अपॉन जेड एक्स एक्स प्लस पी डॉट ई वाई इंटू ए प्लस जेड वाई वाई प्लस डब्ल्यू, जो कि यहाँ पे मैच कर रहा है ऑप्शन ए से। तो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे मिस्टेक है इस वाले में, यहाँ पे इसने वाई लिया है और यहाँ पे इसने एक्स ले लिया है। तो एसेंट्रिसिटी अगर एक्सिस के अबाउट ले रहे हैं तो सेक्शन मॉड्यूलस भी एक्स एक्सिस के अबाउट लेंगे। यहाँ पे भी इसने मिस्टेक की है, वाई ले लिया है और नीचे एक्स एक्सिस, तो ये वाली करेक्शन रॉन्ग हो जाएंगे। और यहाँ पे एक माइनस आ रहा है तो ये भी गलत हो गया, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। मिस्टेक थोड़ी सी यहाँ पे भी है कि यहाँ पे इसको ई एक्स लिखना चाहिए था, बट फिर भी बाकी के कंपेरेटिवली ये वाला यहाँ पे मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। यहाँ पे पूछा गया है कि एसेंट्रिकली लोडेड कॉलम्स के लिए जो बेंडिंग फैक्टर होगा वो क्या होगा। बेंडिंग फैक्टर वो फैक्टर है जिससे हम मल्टीप्लाई करके उसको एक्सियल लोड में कन्वर्ट करते हैं बेंडिंग मोमेंट को। तो जैसे कि क्वेश्चन 77 में हमने फॉर्मूला डिराइव किया था कि P इक्विवेलेंट होगा P प्लस P डॉट ई अपॉन जेड इंटू एरिया। तो यहाँ पे P डॉट ई तो हो गया मोमेंट
और मोमेंट को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया डिवाइडेड बाय सेक्शन मॉड्यूलस। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कॉलम अपॉन सेक्शन मॉड्यूलस ऑफ द सेक्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 80। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 में अगेन वही पूछा गया है इक्विवेलेंट एक्सियल लोड के बारे में। यहाँ पे इसने थ्योरेटिकल टर्म में पूछा है। तो जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला डिराइव किया कि P इक्विवेलेंट इक्वल होगा PE PDE इंटू E अपॉन Z और मल्टीप्लाई बाई एरिया। तो ये यहाँ पे अवेलेबल ऑप्शन ए में कि एक्सियल लोड हम ऐड करेंगे, एसेंट्रिक लोड को ऐड करेंगे और प्रोडक्ट करेंगे हम बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू एसेंट्रिक लोड एंड द एप्रोप्रिएट बेंडिंग मोमेंट फैक्टर। जो एप्रोप्रिएट बेंडिंग फैक्टर यहाँ पे बोला जा रहा है वो बोला जा रहा है ए अपॉन जेड को। और यहाँ पे हमारे फॉर्मूले के अलावा एक टर्म यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रही है एक्सियल लोड। तो ये वो केस है जहां पे एक एक्सियल लोड भी लग रहा है और एक एसेंट्रिक लोड भी लग रहा है। तो एक्सियल लोड को तो हम डायरेक्टली ऐड कर देंगे और एसेंट्रिक लोड का ये एसेंट्रिक लोड का लोड हो गया और ये यहाँ पे जो मोमेंट फैक्टर है उसे मल्टीप्लाई करके मोमेंट को ऐड कर दिया। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 81। अगेन यहाँ पे वही फॉर्मूला है जो पिछले क्वेश्चन से देखते आ रहे हैं हम लोग, जो क्वेश्चन 78 में था या तो पिछले क्वेश्चन में थ्योरेटिकल टर्म में जो पूछा था। तो P होगा वो इक्वल होगा PE अपॉन M एक्सेस है, यहाँ पे X एक्सिस के अबाउट मोमेंट है, Z एक्सिस है वो सेक्शन मॉड्यूलस है X एक्सिस के अबाउट, M YY है ये मोमेंट है Y डैश एक्सिस के अबाउट और Z YY है ये सेक्शन मॉड्यूलस है YY एक्सिस के अबाउट, YY डैश एक्सिस के अबाउट। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। और वैसे भी यहाँ पे आप कैंसिल कर सकते हो क्योंकि ऑब्वियसली सबको हम ऐड ही करेंगे क्योंकि हमें मैक्सिमम स्ट्रेस फाइबर का जो स्ट्रेस है वो कैलकुलेट करना है। तो मैक्सिमम स्ट्रेस फाइबर वो होता है जहाँ पे सारे स्ट्रेसेस ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 में पूछा गया है कि जो कॉलम स्प्लाइसेस होते हैं उसका क्या यूज है। तो कहीं पे कॉलम की लेंथ रिक्वायर्ड है जो फील्ड में वो ज्यादा है और जो कॉलम सेक्शन अवेलेबल है उसकी लेंथ है वो कम है। ऐसे केसेस में दो कॉलम्स हैं उनको हम स्प्लाइसेस की हेल्प से ऐड करते हैं। एक इसका डायग्राम देख लेते हैं। जैसे कि ये कॉलम है तो ये एक कॉलम था नीचे वाला, यहाँ पे हमें ज्यादा लेंथ का कॉलम चाहिए था तो हमने ऊपर एक दूसरा कॉलम इस स्प्लाइसेस की हेल्प से ऐड कर दिया। तो कॉलम स्प्लाइसेस का यूज होता है लेंथ इंक्रीज करने में। और जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया स्प्लाइसेस का, तो क्या होता है कभी कभी दो सेक्शंस को हमें ऐड करना होता है, उनकी लेंथ जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, क्रॉस सेक्शन जो होता है वो डायमेंशन सेम नहीं होती। जैसे क्वेश्चन 83 इसी के रिगार्डिंग है कि कहीं पे डेप्थ उन दो कॉलम्स की सेम नहीं है जिनको हम स्प्लाइसेस की हेल्प से ज्वाइन करना चाह रहे हैं। तो ऐसे केसेस में नेक्स्ट क्वेश्चन 83 इसमें पूछा गया है कि अगर दो कॉलम सेक्शंस जिनको हम स्प्लाइसेस की हेल्प से ऐड कर रहे हैं उनकी डेप्थ सेम है तो हमें फिलर प्लेट, बीरिंग प्लेट किसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर उनकी डेप्थ सेम है, अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो डेप्थ सेम है, आई सेक्शन है तो क्रॉस सेक्शन जो है वो दोनों का सेम है। तो ऐसे केसेस में हमें बीरिंग प्लेट या फिलर प्लेट किसी की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे कि ये बीरिंग प्लेट और फिलर प्लेट है वो होती क्या है। जैसे कि नेक्स्ट ये क्वेश्चन 84 यहाँ पे गिवन है कि वो सेम नहीं है डेप्थ। अगर हम सिंपल केस लें तो रेक्टेंगुलर बीम होगी तो डेप्थ और विड्थ सेम नहीं है। और अगर हम आई सेक्शन लें तो वहां पे जो आई क्रॉस सेक्शन है वो सेम नहीं है ऊपर और नीचे वाले का। मोस्टली ऐसा होता है कि ऊपर वाला कॉलम है उसकी डायमेंशन छोटी है, नीचे वाले कॉलम के कंपेरेटिवली उसकी वेब की जो थिकनेस है वो कम है, अपर वाले कॉलम की कम है, लोअर वाले कॉलम की ज्यादा है। तो ऐसे केसेस में हम कनेक्ट करने के लिए बीरिंग प्लेट या फिलर प्लेट की हेल्प लेते हैं दोनों की। तो हम आई सेक्शन के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे, वो ज्यादा जनरलाइज्ड है। हम दो टाइप के केसेस यहाँ पे लेंगे। एक तो ये डायग्राम जो देख रहे हो इसमें ये जो स्ट्रिप जैसा दिख रहा है ये फ्लेंजेज है। इसको समझने के लिए आप ये देख सकते हो ये आई सेक्शन है। अब इधर से देखोगे तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा वेब, और जहां फ्लेंजेज है वहां पे ये दोनों साइड स्ट्रिप दिखाई देगी। तो ये फ्लेंजेज है, नीचे वाले कॉलम के लिए ये वाला पार्ट है वो फ्लेंजेज है।
तो यहाँ पे ऊपर वाले कॉलम की फ्लेंजेस नीचे वाले कॉलम की फ्लेंजेस पे टिक रही हैं, बट पार्शियली टिकी हुई हैं, उस पे पार्शियली वो वेब पे टिकी हुई हैं। तो हम टेक्निकली बोले तो फ्लेंजेस अपर वाले कॉलम और लोअर वाले कॉलम में बीरिंग कंप्लीटली नहीं हो रही है, पार्शियली हो रही है। तो ऐसे केसेस में हम जस्ट एक पैकिंग प्लेट या फिलर प्लेट यूज करेंगे। इसकी को फिलर प्लेट बोला जाता है कि ये यहाँ पे जो स्पेस रह रहा था ये वाला, और इधर ये खाली स्पेस दोनों के बीच में रह रहा था ये वाला है, ये तो है स्प्लाइसेस। जो साइड में लगी हुई है वो हॉरिजॉन्टल प्लेट जैसी दिख रही है, वो तो प्लेट है, वो स्प्लाइस प्लेट है। और ये वाली जो लाइन है, ये जो खाली स्पेस आ रहा था इस वाली फ्लेंज के और इस वाली फ्लेंज के खाली स्पेस के बीच में जो प्लेट आ रही है उसको बोला जाता है पैकिंग प्लेट या फिलर प्लेट। तो अगर पार्शियली बीरिंग हो रही है फ्लेंजेस में तो पैकिंग और फिलर प्लेट सफिशिएंट है। अगर ऐसा है कि ऊपर वाले कॉलम की फ्लेंजेस पूरी की पूरी नीचे वाले कॉलम के वेब पे जा रही हैं, बिल्कुल भी फ्लेंजेस, दोनों फ्लेंजेस का बिल्कुल भी बीरिंग नहीं है, उस केस में हमें बीरिंग प्लेट भी यूज करनी पड़ती है और फिलर प्लेट भी यूज करनी होती है। जैसे ये वो सेकंड वाला केस है जहां पे आप देख पा रहे हो कि ये वाली है, ये ऊपर वाले कॉलम की फ्लेंजेस हैं और ये वाली है, ये नीचे वाले कॉलम की फ्लेंजेस हैं। तो बिल्कुल भी इनमें आपस में कनेक्शन नहीं है। पूरी ऊपर वाले कॉलम की फ्लेंजेस पूरी बस वेब पे टिकी हुई हैं, क्योंकि ऊपर वाला कॉलम है उसका क्रॉस सेक्शन है वो काफी छोटा है। तो यहाँ पे एक तो हमें फिलर प्लेट अभी भी यूज करनी पड़ेगी, ये वाली फिलर प्लेट है, और ये पहले वाले से भी ज्यादा थिक होंगी क्योंकि गैप जो दोनों साइड रह रहा है वो काफी ज्यादा है। दूसरा, एक हमें बीरिंग प्लेट की रिक्वायरमेंट होगी। क्या होगा, ऊपर से जो कॉलम का फोर्स आ रहा है हमें उस कॉलम को नीचे वाले कॉलम में ट्रांसफर करना है। ऊपर वाले कॉलम को हम एक बीरिंग प्लेट लेते हैं, उस बीरिंग प्लेट पे कनेक्ट किया जाता है और बीरिंग प्लेट क्या करती है, ऊपर वाले कॉलम का जो भी लोड आ रहा है उसको यूनिफॉर्मली नीचे वाले कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट करती है। जैसे ये वाली जो हॉरिजॉन्टल प्लेट यहाँ पे लगी हुई है ये है बीरिंग प्लेट। ऊपर वाले कॉलम जो है इसका लोड जाएगा और ये उस लोड को यूनिफॉर्मली नीचे ट्रांसफर कर देगी। तो अगर ये वाला केस है तो हमें बीरिंग प्लेट और फिलर प्लेट दोनों की रिक्वायरमेंट होगी। अगर जनरलाइज पूछा जाए कि कम है क्रॉस सेक्शनल एरिया या डेप्थ कम है ऊपर वाले कॉलम की नीचे वाले कॉलम से, तो हम बीरिंग प्लेट और फिलर प्लेट दोनों की रिक्वायरमेंट बोलेंगे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि हमें फिलर प्लेट भी चाहिए, बीरिंग प्लेट भी चाहिए, कॉलम स्प्लाइसेस के साथ में। जो साइड्स में लग रहे थे वो कॉलम स्प्लाइसेस थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 85। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पिछले वाले की कंटिन्यूटी में ही है। यहाँ पे गिवन है कि अपर कॉलम है वो फुल बीरिंग प्रोवाइड नहीं करवा रहा है नीचे वाले कॉलम पे, तो उस केस में कॉलम स्प्लाइसेस हम प्रोवाइड करते हैं तो क्या क्या अजम्पशंस हम वहां पे लेते हैं। तो एक तो ये है कि हम बीरिंग प्लेट प्रोवाइड करते हैं, और जैसा कि आपने देखा बीरिंग प्लेट है उस पर वर्टिकली लोड आ रहा है, ये मैंने मार्क की हुई है, ये वाली प्लेट है, ये बीरिंग प्लेट है, ये वाली प्लेट। तो इस प्लेट पे एक तो ऊपर से लोड आ रहा है और एक नीचे से यूनिफॉर्मली लोड लग रहा है। तो ये लोडिंग कुछ वैसी है जैसे कि बीम में होती है। तो बीरिंग प्लेट को हम डिजाइन करते हैं एज ए शॉर्ट बीम, और जो कॉलम स्प्लाइसेस हैं, ये कॉलम स्प्लाइसेस हैं, इनको डिजाइन किया जाता है एज ए शॉर्ट कॉलम, क्योंकि वर्टिकल मेंबर है और इन पे लोडिंग आ रही है। तो बीरिंग प्लेट का ये अजम्पशन फर्स्ट, तो यहाँ पे करेक्ट हो गया ऑप्शन ए कि बीरिंग प्लेट को हम शॉर्ट बीम के जैसे डिजाइन करेंगे और वो एक्सियल लोड को ट्रांसफर करेगी नीचे वाले कॉलम में। बी में बोला है कि एक्सियल लोड है वो फ्लेंजेस लेती हैं। क्या होता है जब लोड ट्रांसफर होता है तो हम अजम्पशन लेते हैं कि जो शियर है वो वेब ले रहा है और जो बेंडिंग और एक्सियल फोर्सेस है वो फ्लेंजेस ले रही हैं। तो स्टेटमेंट बी भी करेक्ट है। स्टेटमेंट सी में बोला है कि लोड जो ट्रांसमिट हो रहा है फ्लेंजेस ऊपर वाले कॉलम की फ्लेंजेस से नीचे वाले कॉलम की फ्लेंजेस में, और नीचे वाले कॉलम से फिर रिएक्शन फोर्स मिल रहा है, तो ये एक कपल बना रहे हैं। तो जो फोर्सेज हैं इनके कारण एक मोमेंट क्रिएट होता है, और ये मोमेंट, तो इस फोर्स के कारण ये मोमेंट आएगा, इस तरीके से फोर्स लग रहा है, इस फोर्स के कारण मोमेंट आएगा, नीचे से भी एक रिएक्शन फोर्स लग रहा है, तो मोमेंट यहाँ का कपल यहाँ पे क्रिएट होगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86। ये पिछले क्वेश्चन में हम जो बीरिंग प्लेट का डिस्कस किया, ये उसके डिजाइनिंग के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। एम यहाँ पे मोमेंट लग रहा है,
विड्थ है वो बी है, अलाउेबल बेंडिंग स्ट्रेस गिवन है और हमें निकालना है कि प्लेट की थिकनेस जो रिक्वायर्ड होगी बीयरिंग प्लेट की वो कितनी होगी। तो यहाँ पे ये बीयरिंग प्लेट है, इस पे नीचे से एक यूडीएल के जैसे लगेगा फोर्स और ऊपर से यहाँ पे और यहाँ पे दो वर्टिकल फोर्स लगेंगे। यहीं पे फोर्सेस इसलिए लग रहे हैं कि मानते हैं कि एक्सियल लोड है वो फ्लेंजेस ट्रांसफर कर रही है, तो दोनों फ्लेंजेस हाफ हाफ लोड लेंगी। मोमेंट कैलकुलेट करने की हमें जरूरत नहीं है, मोमेंट हमें डायरेक्टली गिवन है, मोमेंट m है और अलाउेबल जो बेंडिंग के स्ट्रेसेज है वो p है। और हमें पता है फॉर्मूला m/i इज इक्वल टू f/y। हमें t निकालना है। इस फॉर्मूले में हमें i और y फाइंड आउट करना पड़ेगा और i और y की वैल्यू पता करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि किस एक्सिस के अबाउट बेंडिंग होगी। तो यहाँ पे जो बेंडिंग होगी उसको हम कंपेयर करते हैं सिंपल हमारी जो बेंडिंग होती है बीम के केस में। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक बीम है, ये दोनों सपोर्ट पे रिएक्शन आ रहे हैं, ये दो लोडिंग लग रही है, तो यहाँ पे एक्सेस किस एक्सेस की अबाउट बेंडिंग होती थी वो ये होती थी, इधर से अगर हम देखें तो हमें जो क्रॉस सेक्शन दिखेगा उसकी जो एक्सेस है उसके अबाउट बेंडिंग होती थी। तो सेम यहाँ पे ये है, ये वाली डायमेंशन है, ये एज ए लेंथ ऑफ बीम है, इसके परपेंडिकुलर वाली जो क्रॉस सेक्शन हमें दिखेगा उसके अबाउट हमें आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और अगर इधर से हम साइड से देखें तो हमें एक प्लेट जैसा दिखेगा, ये बीयरिंग प्लेट, और इस प्लेट की जो थिकनेस होगी वो टी होगी और विड्थ होगी वो बी होगी, एक्सेस होगी वो इस ऐसे इसके सेंटर से निकलेगी। तो आई का फॉर्मूला हो जाएगा 1/12 BT क्यूब, क्योंकि एक्सेस के परपेंडिकुलर वाला डायमेंशन है वो टी है। और यही फाइंड आउट करने के लिए हमें इसको समझना जरूरी था डायग्राम को, कि कौन सी डायमेंशन होगी उसका क्यूब करेंगे, डिवाइडेड बाय t/2 और ये हो जाएगा 1/6 BT स्क्वायर। यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे z की जगह 1/6 BT स्क्वायर, m f की जगह p लिख देंगे, क्वेश्चन में p गिवन है, इज इक्वल टू 1/6 BT स्क्वायर। t हमें फाइंड आउट करना है, तो t हो जाएगा 6m/p इंटू बी और इसका रूट। तो ये देखते हैं ऑप्शंस, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी, जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन बी में अवेलेबल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 87, ये है स्लैब बेस के रिगार्डिंग। तो पहले हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि स्लैब बेस क्या होता है, क्यों, कहाँ हम उसको यूज करते हैं। कॉलम का लोड नीचे ट्रांसफर करने के लिए हमें फाउंडेशन की रिक्वायरमेंट होगी, ग्राउंड में ट्रांसफर करने के लिए। और फाउंडेशन अगर हमने कंक्रीट का बनाया है तो काफी बार क्या होता है कि मोस्टली ऐसा होता है कि स्टील है वो काफी ज्यादा लोड ले सकती है, और स्टील जितना लोड नीचे कंक्रीट के ब्लॉक में ट्रांसफर कर रही है जो हमने फाउंडेशन के लिए बनाया है, तो कंक्रीट के उतनी स्ट्रेंथ होती नहीं है। तो काफी बार हम एक बेस प्लेट का यूज कर लेते हैं कि ये कॉलम है, इससे जो लोड आ रहा है हम उसको कॉलम को डायरेक्टली कंक्रीट के ब्लॉक पे रखने के बजाय बीच में एक मेटल की प्लेट डाल देते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक बेस प्लेट हमने डाल दी और ये बेस प्लेट है, कॉलम से लोड लेगी और नीचे जो कंक्रीट का ब्लॉक है उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। अगर बेस प्लेट नहीं लगाते तो कॉलम का लोड जाता वो इतनी ही लेंथ में जाता और इसके कारण कंक्रीट इतना लोड ले नहीं पाती। बेस प्लेट लगाने से ज्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो कॉलम के जो कंक्रीट के जो अलाउेबल स्ट्रेसेस है वो एक्ससीड नहीं होंगे और कंक्रीट है वो सेफ रहेगी। तो ये होता है स्लैब बेस। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इसके कौन कौन से अजम्पशंस हैं। स्टेटमेंट 1 में यहाँ पे गिवन है कि लोडेड कॉलम है वो कॉलम बेसिस पे सपोर्टेड होते हैं। तो ऐसा हम करते हैं कि लोड ज्यादा ले रहा है कॉलम, तो हम उसको स्टील की बेस प्लेट पे सपोर्ट कर देंगे, वो नीचे कंक्रीट में ट्रांसफर करेगी। तो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। ऑप्शन बी में है कि कॉलम बेसिस है वो ट्रांसमिट करेंगे लोड को कंक्रीट के फाउंडेशन में। थर्ड है कि कॉलम का लोड है वो ज्यादा कंक्रीट एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो ये बेस प्लेट यही कर रही है, ऊपर कॉलम से लोड लेके नीचे ज्यादा एरिया में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो ऑप्शन सी भी करेक्ट है। और ऑप्शन डी में बोला है कि कॉलम बेसिस में जो प्रेशर की इंटेंसिटी होगी कंक्रीट के ब्लॉक पे उसको हम यूनिफॉर्म अज्यूम करेंगे। तो ये वैसा ही है जैसा कि हम सॉइल के केस में करते हैं कि फाउंडेशन जब हम डिजाइन करते हैं तो हम मानते हैं कि फाउंडेशन जो लोड है वो उसको नीचे जो सॉइल है उस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो
जो स्लैब जो बेस प्लेट होती है कॉलम की, उसका भी यही पर्पज है कि वो जो लोड है, तो हम अज्यूम करते हैं कि वो नीचे जो कॉलम है उसका जो कंक्रीट ब्लॉक है कॉलम के लिए फाउंडेशन का बना हुआ, उस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो ये भी हम अजम्पशन लेते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 में गिवन है कि जो थिकनेस होगी वो कैलकुलेट करना है। पिछले क्वेश्चन में हमने जो बेस प्लेट का डिस्कस किया उसी की थिकनेस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला पूछा है। पी अलावेबल बेंडिंग स्ट्रेस है और प्रोजेक्शंस है वो ए और बी है, थिकनेस है वो कैलकुलेट करनी है। तो इसका फॉर्मूला होता है वो ये होता है यहाँ पे 3W अपॉन सिग्मा BC ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 4 का रूट, और ये आएगी थिकनेस इन mm। ये यहाँ पे डिफरेंट टर्म्स है, इनका क्या मीनिंग है इसके लिए हम एक डायग्राम देखते हैं। W जो है वो नीचे से जो प्रेशर लग रहा है वो है, स्लैब बेस है वो कॉलम से जो लोड आ रहा है उसको नीचे वाले कंक्रीट ब्लॉक के डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो कंक्रीट ब्लॉक पे एक डाउनवर्ड प्रेशर लगा रही है, तो ऑब्वियसली कंक्रीट ब्लॉक स्लैब बेस पे एक अपवर्ड प्रेशर लगाएगा, वो प्रेशर है वो W है। ये वैसे ही है जैसे कि हम फाउंडेशन के केस में अज्यूम करते हैं कि फाउंडेशन लोड को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो सोइल भी अपवर्ड एक यूनिफॉर्म प्रेशर वहां पे एक्ट करते थे। सिग्मा BC है, ये बेस प्लेट जिस मटेरियल की बनी हुई है उसके लिए जो परमिसेबल जो अलावेबल बेंडिंग स्ट्रेसेस है वो है। ए और बी है वो प्रोजेक्शन है, जैसे ये कॉलम हाई सेक्शन जो दिख रहा है इसके बाहर जो रेक्टेंगुलर दिख रहा है वो स्लैब बेस है। तो क्या होगा, कॉलम से लोड आएगा स्लैब बेस पे ट्रांसफर होगा, स्लैब बेस से नीचे कंक्रीट में ट्रांसफर हो रहा है। अब यहाँ पे जब हम प्रोजेक्शन देखेंगे इस कॉलम और इसके बीच में, एक साइड प्रोजेक्शन की लेंथ कम होगी, दूसरी साइड ज्यादा होगी। तो बड़ा वाला प्रोजेक्शन है वो ए है, स्मॉलर वाला जो प्रोजेक्शन है वो बी है। ऑब्वियसली बड़े में से छोटा को उठाएंगे तो ए बड़ा वाला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 4। काफी बार ये प्रोजेक्शन सेम भी हो जाते हैं दोनों साइड, सेक्शन पे डिपेंड करता है कि ये कैसा है और नीचे वाली बेस प्लेट का डायमेंशंस क्या है। तो ये फॉर्मूला है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो ये डिफरेंट डिफरेंट बुक्स हैं, गुप्ता एंड गुप्ता, या फिर काफी सारे एग्जाम्स में भी रिपीट हुआ है, तो इजी सा है याद रखना और काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, 3WP अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पे बस जो स्मॉल a और b थे उसको इसने कैपिटल A और b से लिख दिया, बाकी सब सेम है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिग्मा BC को इसने p लिखा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 89। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 जो है यहाँ पे भी जैसे पिछले क्वेश्चन में किया वैसा ही है, थिकनेस ही पूछी है बेस प्लेट की, बट यहाँ पे कॉलम है वो सर्कुलर है और बेस प्लेट है वो स्क्वायर है। कुछ ऐसा अरेंजमेंट है, ऊपर वाला जो कॉलम है सॉलिड कॉलम है, इसकी जो डाया है वो स्मॉल डी है और ये रखा गया है एक बेस प्लेट जो कि स्क्वायर है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, और ये बेस प्लेट है उसकी डायमेंशन जो साइड है वो डी है। इस केस में जो बेस प्लेट की थिकनेस का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा ये पूछा है, और ये फॉर्मूला होता है, थिकनेस होती है mm में, इज इक्वल टू 10 इंटू 90W अपॉन 16 BC। सिग्मा BC जो है यहाँ पे है ये अलाउेबल परमिसेबल या वो स्ट्रेसेज है बेस प्लेट का, जो बेंडिंग में परमिसेबल स्ट्रेस है। W है वो अंडर साइड जो प्रेशर आ रहा है वो है, D है वो बेस प्लेट की साइड है, और स्मॉल d है वो डायमीटर है। सर्कुलर कॉलम अगर स्क्वायर प्लेट पे रखा गया है तो ये फॉर्मूला होगा। यहाँ पे कोई सा भी जो ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है। एक तो इसने यहाँ पे यूनिट्स नहीं दिए, किसी भी डायमेंशन जो ये है P D वगैरह किसी की भी इसने यहाँ पे यूनिट नहीं दी है, ये भी नहीं गिवन है कि T आएगा वो किस में आएगा। तो आपको ये करेक्ट वाला फॉर्मूला याद रखना है जो कि ये होता है, यहाँ पे जो थिकनेस आएगी वो आएगी mm में, और बाकी तो ठीक है। इसमें यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जो कि मिसिंग। यहाँ पे आंसर गिवन है वो ऑप्शन सी है, बट ऑप्शन सी में यहाँ पे 90 आएगा, 9 नहीं, यहाँ पे 90 आएगा। टी अगर हम मान भी लेंगे इसने mm के बजाय सेंटीमीटर में लिया है तो ये वाला 10 तो कैंसिल हो सकता है, बट अंदर जो 10 आ रहा है रूट के अंदर वो तो जरूर आएगा। तो यहाँ पे 90 आएगा, 9 की जगह पे ये करेक्शन आप कर ले तो आंसर ऑप्शन सी होगा। अदरवाइज आप जो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ये याद रखिए। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन 90।
क्वेश्चन 90 में हमने जो क्वेश्चन 88 में फॉर्मूला डिस्कस किया था उसी फॉर्मूला को जस्ट यहाँ पे अप्लाई करना है। वैल्यूज यहाँ पे सारे गिवन है। W है वो अंडर साइड का प्रेशर था जो कि यहाँ पे गिवन है 40 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सिग्मा BC था वो अलाउेबल बेंडिंग स्ट्रेस था स्लैब बेस का जो कि यहाँ पे सिग्मा BC गिवन है 1890। प्रोजेक्शंस यहाँ पे अलग अलग नहीं गिवन है, इट मींस प्रोजेक्शन है वो दोनों साइड के सेम है और प्रोजेक्शन है वो 8 सेंटीमीटर है। तो A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। सारी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे। P इज इक्वल टू 3 इंटू 40 अपॉन 1890। 8 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर अपॉन 4। 8 का स्क्वायर बाहर ले लेंगे, अंदर बचेगा 3 इंटू 40। 8 का स्क्वायर 64 बन गया। अंदर 1 माइनस 1/4 तो 3/4। तो 4 यहाँ आ जाएगा, सॉरी ये 0 भी है यहाँ पे, तो ये 1890। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 से 4 हो गया। ये 9 से आप इसको कट करोगे तो ये आ जाएगा 21। तो आंसर आ जाएगा 64/21 का रूट, जो कि यहाँ पे गिवन है ऑप्शन बी में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आज के लेक्चर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।